हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखो अभी का जो क्लास है परफेक्ट है, गुड। चैप्टर हमारा 4 है, क्लास 12 हिंदी, और चैप्टर का नाम है भाई साहब अर्धनारीश्वर। आज इसका एक्सप्लेनेशन जिस तरह से हम देने जा रहे हैं वो किसी भी ESC प्लेटफॉर्म छोड़कर कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप YouTube, कोई वेबसाइट, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप तलाशें, इतना अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर में राइटर क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है। देखो इसमें जो सबसे पहले में तो आप जानते हो कि कोई भी पढ़ाई है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको हम देते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर था अर्धनारीश्वर, ये मेरे लिए तो कम से कम बहुत डिफिकल्ट बना हुआ था। और हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जो चीज जितना भारी होता है अगर उसके पीछे लग जाओ तो वो चीजें आपके लिए उतनी आसान हो जाती है। और ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली अनुभव बता रहे हैं। तो हटो मत, जो चीज जितनी भारी है उस पर उतनी ताकत के साथ आप पढ़ाई करो, वो जरूर आपके अंदर हो जाएगा। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में ये है कवि रामधारी दिनकर साहब। क्या नाम है इनका बुआ? रामधारी दिनकर। इन्हें हम राष्ट्र कवि से संबोधित करते हैं और बहुत महान कवि हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के समय ये उस वक्त हयात से थे। तो दिनकर साहब ने अर्धनारीश्वर चैप्टर को लिखा है, ठीक है जी। अर्धनारीश्वर है क्या? ये एक तरह का निबंध है। तो इस निबंध में उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मा, कौन, इमेज भी दे दिया मैंने, ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, पुनः निर्माण की जब भावना सोच रहे थे, तो वो अपने आप में बहुत मतलब कि एक परेशानी में वो फंस गए थे। वो बहुत फैसला ले पाने में वो कोई सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फाइनली वो कठोर तप किए और शिव की प्राप्ति के लिए उन्होंने जप किया, यानी खूब गहन इबादत किया। और होता यह है कि शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो कुछ इस तरह के इमेज के साथ प्रकट होते हैं। ये जो इमेज है इसे ही हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। हालांकि अर्धनारीश्वर का मैं शब्द के साथ भी आपको बताऊंगा मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग भी बताऊंगा और डिफिनीशन तक तय करूंगा, जो कि डिफिनीशन अभी तक किसी ने तय नहीं किया। मैंने बहुत देखा है, विकिपीडिया भी मैंने पढ़ा है, कहीं भी इसका डिफिनीशन आपको दिखने वाला स्पेशल, लेकिन मैंने वो भी आज तैयार कर दिया, वो आपको मिल जाने वाला है। बहरहाल, तो अर्धनारीश्वर अब इसे कहा क्यों गया, ये क्वेश्चन है कि इस तरह से अर्धनारीश्वर क्यों कह रहे हैं। देखो थोड़ा सा इसको गौर करो आप। अर्ध मतलब आधा, ठीक है, नारी मतलब स्त्री, और वर मतलब के वर किसको कहते हैं? लड़का को कहते हैं। भाई वर आप लोग का कोई ना कोई तो होगा ही ना आज नकल। तो वर किसको कहता है? कोई मर्द को, मतलब के पुरुष को। तो ऐसा कोई बॉडी जिसमें नारी का भी वास हो और वर यानी कि स्त्री का भी वास हो, उसे ही तो हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो ये शब्द के अकॉर्डिंग था। बहरहाल इस चैप्टर में दिखाया क्या गया है, वन शॉट अगर हम बोले तो, जो कि एक लाइन में क्लीन हो जाने वाला। तो ये अर्धनारीश्वर चैप्टर रामधारी दिनकर द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मा जब सृष्टि का पुनर्निर्माण कर रहे थे तो वो दुविधा में फंस गए थे, और वो अपनी दुविधा के सॉल्यूशन के लिए वो शिव का तप किए। तो शिव उनके सामने प्रकट हुए, और शिव जो प्रकट हुए तो वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। अब अर्धनारीश्वर के रूप में क्यों प्रकट हुए, ये प्रश्न है। तो ये सेंस था कि उन्होंने ये बताया कि देखो नारी और नर दोनों को तुम बनाओ ताकि वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सके। क्योंकि उनके दिमाग में ये था ब्रह्मा के कि यार ये जो मैंने सृष्टि को बनाया है, ये सृष्टि आज न कल नष्ट हो जाने वाली है। तो जब नष्ट हो जाएगा तो बार बार उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये अर्धनारीश्वर का इसलिए फोटो लेके आए कि लड़का और लड़की दोनों को पैदा करो, दोनों में समानता का भाव दो, ताकि जनरेशन आगे बढ़ता चला जाए, तुम्हें बार बार सृष्टि का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये था थीम ऑफ द चैप्टर। हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले बात हुआ है कि सर अर्धनारीश्वर को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो ये जो अर्धनारीश्वर है, पहले इसको लिखेंगे कैसे, अर्ध, ठीक है ना, और नारीश्वर, नारी आधा श, व और र,
यही होगा ना, अर्धनारीश्वर। अब ये देखो बच्चों, इसको मैं बहुत ही प्यार से डिफाइन कर दे रहा हूं। कलम कॉपी आप निकाले रहें, जो चीज मैं लिख रहा हूं वो आपको भी लिखना है, क्योंकि वो नोट्स में आपके नहीं होगा। सारा कुछ नोट्स में देने का होता भी नहीं है ना, तो फिर कोई मतलब थोड़ी बनता पढ़ाने का। तो अर्धनारीश्वर देखिएगा, देखो देखो बच्चा, ऐसा नहीं लिखने के चक्कर में ध्यान पूरी बढ़ जाए तुम्हारा। अर्ध, दूसरा ये शब्द से बना है नारी, ठीक है, और तीसरा वर्ड है वर। अब देखिएगा एक एक करके कितना मजा आने वाला है। अर्ध मतलब आधा, नारी का मतलब स्त्री, और वर का मतलब पुरुष। इस सब को जोड़ दीजिए एक साथ, क्या बन जाएगा? आधा स्त्री और आधा पुरुष को ही हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। कितना आसान है ना। अर्ध मतलब आधा, नारी मतलब जानती है स्त्री, और वर का मतलब पुरुष। तो क्या बन गया? आधा स्त्री। अब जैसे इस इमेज को थोड़ा गौर करो, इधर आप देखो तो इधर इन्होंने साड़ी पहन रखा है। इधर क्या है भाई साहब? साड़ी है। यहां देखो तो बाघंबल है। बाघंबल कहने का मतलब है कि बाघ के छाल से बना हुआ एक तरह का कपड़ा, कंबल, जो कौन पहनता है? लड़का पहनता है। और आप इधर देखो तो एक तरफ इन्होंने क्या पहन रखी है? चूड़ी पहन रखी है, और एक तरफ देखो इन्होंने त्रिशूल ले रखा है, यानी कि लड़का का प्रतीक आ रहा है। और इधर आप देखिए, एक तरफ की आंखें रसमयी है, और दूसरी तरफ की, एक तरफ की आंखें रसमयी है, दूसरी तरफ की आंखें आपको मतलब कि एक विकराल रूप प्रकट कर रही है। यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिक्सिंग आपको इसमें दिख रहा है, इसीलिए इसे अर्धनारीश्वर कहा गया। इतना ही नहीं, अगर इसको मैं और अगर डिफाइन करूं तो आप पाओगे कि आधा, क्या मतलब हुआ इसका? आधा नारी, और आधा नारी कहने का क्या मतलब है? दैट मीन इसको हम स्त्री भी ले सकते हैं। अब देखो, आधा नारी या स्त्री, दैट मीन हाफ फीमेल की बात हो रही है। अब हाफ फीमेल का मतलब ये मत समझना कोई छक्का की बात हो रही है, ये दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट नो डाउट कि ऐसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग के दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा ये क्या सर बोल रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर का जो थीम है बहुत प्यारा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, ध्यान दिए होगा तो वहीं पे चैप्टर, देखो यही तो खासियत है, जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूं तो पढ़ाने के 2 मिनट के अंदर में पूरा चैप्टर वहीं पे आपको मैं बता देता हूँ थीम। बट अभी भी अगर आप ध्यान रखोगे तो एक एक चीज मैं आपको लिख के भी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो फाइनली अगर हम इतना को अगर हम देखें, देखो इधर इतना को अगर हम देखें, और मैं ये कहूं कि ये बताओ बच्चा कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या हुआ? यहां पे कहा गया ना आधा नारी, देखो यहां स्त्री था, तो स्त्री का यहां पे क्या सेंस है? स्त्री का जो यहां पे सेंस आपको दिया गया है शिवा। क्या दिया गया है? शिवा। और ये पुरुष जो है, पुरुष कौन है? शिव। दूसरे शब्दों में और ध्यान रखिएगा, इसको, ये जो शिव है इसको शंकर का भी रूप कहा गया है। किसका? शंकर। और शिवा जो है इसको पार्वती का रूप भी दिया गया है। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, वो भी मैंने बता दिया। अब इसको फाइनली हम यहां पे इसका डिफिनीशन को भी तैयार कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लिखें फटाफट। शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप, कल्पित का कहते हैं कल्पना किया हुआ, कल्पित रूप, या इसी को हम संयुक्त रूप भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट निकाल रहा हूं, फिर लास्ट में एक साथ उसको फिर आपको मैं बताऊंगा। दूसरा सेंस इसका यह बनता है कि शिव एवं शिवा, शिव एवं शिवा का कल्पित रूप या संयुक्त रूप। और ध्यान रखना है कि शिव कौन होगा? अरे बोलो, शिव पुरुष होगा, ठीक है, और शिवा कौन होगा? स्त्री होगा। तो ना हो गया पुरुष और स्त्री का सम्मिश्रण रूप। जल्दी फटाफट उतारते चलें। अब जितनी बात मैंने आपको यहां से यहां तक बताई, देखो बच्चों, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ड, और उस वर्ड से मैंने क्या किया, 2 लाइन आपको मेक कर दिया, एक ये लाइन एक ये लाइन। इस सब को अगर हम एक साथ अगर लें
तो फाइनली हमारा एक डिफिनीशन बनता है, बट हम लिखे कहां पे? जल्दी से उतारो, उसको मिटाना पड़ेगा हमको, जल्दी करो फटाक से, ऊपर का फेयर करें। अर्धनारीश्वर कितने शब्दों से मिलकर बना है? बेसिकली तीन, अर्ध नारी प्लस वर। और ये इस तरह की व्याख्या आपको कहीं नहीं, किताब में भी नहीं है कि 3 शब्द। इसको मैंने खुद ही किया इस तरह से, पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक दिमाग में आया कि अर्ध, आधा, नारी, नारी और वर तो हर कोई जानता है। पहले हम क्या बोलते थे इसको? अर्धनारीश्वर। इसीलिए कल आप भी थोड़ा सा भुकचुक हो गए थे, क्या कि ईश्वर समझ गए थे, क्योंकि बोल ही हम लोग गलत रहे थे इसको। अर्धनारीश्वर है ये, अर्धनारीश्वर नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इसको जब हम और अच्छे से जब हम पढ़े तो हमको लगा यार ये तो अपने आप में ही क्लीन है। अर्ध नारी प्लस वर हो गया अर्धनारीश्वर। थोड़ा इरेज कर दे, ये याद रहनी चाहिए लेकिन आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफिनीशन हम डायरेक्ट बच्चे को कभी नहीं देते हैं, जो पढ़ाते हैं वहीं से डिफिनीशन निकलता है, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। बेहतर होगा कि आगे पीछे करने से बोर्ड पर ध्यान रखिए, नहीं तो फिर ऐसे बच्चों को डिफिनीशन रखना पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया वो आपके दिमाग में एकदम 102% होनी चाहिए, तो जाके डिफिनीशन आपको कभी नहीं, कभी अभी याद हो जाएगा। मैं तो पक्का वादा कर रहा हूं आपसे, अभी याद हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा अर्धनारीश्वर के बारे में? अर्धनारीश्वर को मैंने क्या कहा कि एक तरह की ये क्या है? कल्पित रूप है। तो कल्पित का मतलब क्या हो गया? कल्पना, कल्पना हुआ ना। और कल्पना को अगर हम डिफिनीशन में अगर हम ये लिख दें कि वैसी परिकल्पना, तो कोई दोष थोड़ी होगा, यानी कल्पित रूप ही मतलब हुआ। वैसी परिकल्पना यानी वैसी सोच, वैसी धारणा जो स्त्री, ठीक है, एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष समानता के भाव को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। कोई एक ही लिखना जो आपको अच्छा लगे। इधर से होगा प्रदर्शित करता है कि नहीं? बताओ, ये डिफिनीशन रखना पड़ेगा क्या? एक बार देखो इसको लिखने से पहले। वैसी परिकल्पना यानी वैसा कल्पित रूप यानी वैसी सोच जो स्त्री एवं पुरुष समानता के भाव को दर्शाता है। एक्चुअली में ये इमेज बनाया क्यों गया ये भी हम बताएंगे, फिर आप डिफिनीशन और अच्छे समझोगे। जल्दी से उतारो इसको, जल्दी करो, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। जरा सोच के देखो कि आखिर ये ऐसा बनाया क्यों गया। अभी भी कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये काहेला ऐसा मतलब बनाया गया, लड़का लड़की एक के वो बॉडी में क्या हो रहा है सर, अब तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था। ऐसी 21वीं सदी चल रहा है, पढ़ावेंगे कुछ, बच्चा सब कुछ और इसमें बायोलॉजी घुसाना शुरू कर देगा। तो उसके लिए समझ लीजिए कि आखिर कारण क्या है कि शिव जी इस रूप में अपने आप को प्रकट किए। तो आइए मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं। कारण क्या इसका कारण था, क्या इसका उद्देश्य था? सबसे पहली बात बेटा कि स्त्री और पुरुष दोनों को इसमें वो रिप्रेजेंट इसलिए करना चाह रहे थे कि क्यों, देखो ब्राह्मण को पृष्ठभूमि क्या है इसकी, इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि ब्रह्मा बहुत हेजिटेशन में आ गए थे बेचारे, प्रॉब्लम में फंस गए थे कि का यार एक बार सृष्टि को बना दिए, अब बना दिए तो खत्म हो ही जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, बार बार रिकंस्ट्रक्ट करो। मेरी अपनी भी तो लाइफ है, अपनी वाली भी तो मतलब अपना भी तो पर्सनल लाइफ है ना। और वो सोच रहे थे कि बार बार ये धरती को बनाओ, फिर ये करो उसमें। तो शिव जी ने सॉल्यूशन दिया और वो कुछ बोले नहीं, सिर्फ वो सामने आ गए और उन्होंने ये प्रमाण दिया कि देखो लड़का और लड़की दोनों को बनाओ, और उसको जब बना दोगे तो तुमको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने रिप्रोडक्शन वाला खेला खेलेगा
और जनरेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। एक तो ये बात हुआ। दूसरा कि समानता का भाव को लाया गया। उन्होंने अपने ही बॉडी में लड़की या लड़का दोनों का रूप लाया। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम भगवान हैं, फिर भी हम इस बात से नहीं डरते कि मेरे अंदर कोई लड़की का क्वालिटी आ जाए। अब वो लड़की की क्वालिटी का क्या सेंस है, हमको पता है कि अभी भी आप लोग बायोलॉजी में घुसे हुए हैं, तो अरे लड़की का क्वालिटी, ओह लड़की का क्वालिटी, उसका हम डिफाइन भी करेंगे हम कि लड़की के क्वालिटी का क्या मतलब है, क्या सेंस है। फिलहाल आप ये समझो कि लड़का लड़की में समानता के भाव के लिए 2 कारण। दूसरा, जनरेशन आगे बढ़े। समझ रहे हैं ना, ये 3 बड़े कारण थे और आप यकीन मानो ये आपको कहीं डिफाइन नहीं है कि उसके कारण भी क्या हो सकते हैं। ये सिर्फ सेल्फ स्टडी का मेरा नतीजा है। तो आइए लिख के बता देते हैं, और ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होने के क्या आपको मुख्य कारण लगते हैं। 12th क्लास में आप आ सकते हैं। तो सबसे पहला आप लिखें, स्त्री एवं पुरुष दोनों को बनाया जाए, दोनों को बनाया जाए। एक तो ये बात हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जेनरेशन का मतलब पीढ़ी। जैसे दादा की पीढ़ी अब्बा जी संभाले हुए हैं और हम लोग अब्बा जी की पीढ़ी को फिर इंशाल्लाह हम लोग संभालेंगे। भाई साहब एक के बार में इंशाल्लाह बोल रहे हैं। चलिए जरूर जरूर, फिक्सेशन है ये है का, जनरेशन को बढ़ाया जाए, जनरेशन को बढ़ाया जाए। ठीक है बच्चा। तीसरा रीजन ये था कि समानता का प्रदर्शन, समानता का प्रदर्शन किसमें, लड़का लड़की में इक्वलिटी की भावना को दर्शाने। ये 3 बड़े कारण थे जिसकी वजह से, अब देखो अब आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि हे कारे शिव जी लड़का लड़की के भेष में आ गए थे, छक्का बन गए थे। अब ये नहीं आएगा आपके दिमाग में। अब सही कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि आखिर ऐसा वो क्यों प्रकट हुए थे। और उन्होंने कुछ मुख से कहा भी नहीं, आए, उसके बाद फिर अपने आप विलीन भी हो गए, गायब भी हो गए। और ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ऐसे क्यों आए थे। उसके बाद फिर वो वहां से ब्रह्मा जी भी चले गए, खेला खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। तो मतलब उनका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। अब इसी चीज को देखो, हाँ चैप्टर भी इंड है। अब इसी चीज को डिफाइन कर रहा हूं मैं ताकि आपके क्वेश्चंस बने। इतना में आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी एकाक जरूर बनेगा, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, आप भी जानते हो। ये तो आपको थीम था जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। अब देखो बच्चों, इस कहानी को लिखने वाले जो महान व्यक्ति हैं उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम बा? रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखना, इनके बारे में भी मैं जो जो लिख रहा हूं वो कॉपी के आप पन्ने पर एकदम चढ़ा लेंगे। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लड़ी लग जाएगी। ऐसे ज्यादा पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर को लिखा है, ये पॉइंट आपको तो याद ही रहेगा। आओ बताते हैं कि ये महान व्यक्ति दुनिया में कब आए। तो इनका जो जन्म हुआ था बेटा 1908 में हुआ था, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें इनके निधन की, तो इनका निधन हुआ था 1908। इनका निधन देखो तो जल्दी से, फास्ट। 1974, बिल्कुल सही, 1974 ही होनी चाहिए। अब देखो बच्चा, ये एक महान कवि थे। मैं बता दूं तो इन्हें पॉइंट सब बनाते जाइएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया गया। राष्ट्र कवि, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी राष्ट्र के ऊपर, इन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। प्लस ये किस युग के कवि थे, किस युग के कवि थे, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। ये थे छायावादी, छायावादी युग के, ठीक है ना। जैसे आप पढ़े थे ना भारतेंदु युग के, उसी तरह से ये थे किसके, छायावादी। छायावादी को ध्यान रखना, छाया
छायावादोत्तर भी कभी कभी कहते हैं। तीसरा इसका एक और भी नाम है छायावादोत्तर। चूकना मत, सबका मतलब यही है, छायावादी कवि थे, ठीक है। और इन्होंने बचपन में ही एक पुस्तक लिख ली थी, बचपन में नहीं मतलब बहुत कम एज में, यंग एज में। पहली पुस्तक, क्या आप बता सकते हैं कि इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या था? पहली पुस्तक का नाम था पढ़न भंग। अब ये जो पढ़न भंग किताब है, ये आपको इन्होंने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में लिख लिया था। ये आता है एग्जाम में, सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस किताब को लिख लिया था। और इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले बहुत अच्छी राइटिंग्स लिखने की वजह से, कई सारे इन्हें पुरस्कार दिए गए। जैसे एक एक करके मैं बताऊं, इन्हें आपको जो पुरस्कार मिला था, एक तो पद्म भूषण था, पद्म, प्लीज नॉट एनी वॉइस। दूसरा, इन्हें साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया। ठीक है, साहित्य अकादमी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और इन्हें यहां लिख दे रहा हूं, भारतीय ज्ञान पीठ से भी नवाजा गया। और ये तो मैंने अभी चंद बताए हैं, बाकी ने बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हैं। बहरहाल इतना आपको ध्यान रखना है कि जन्म 1908 में हुआ, निधन 1974 में। ये राष्ट्र कवि कहलाए। किस युग के थे? तो छायावादी थे। इनकी पहली जो किताब थी वो पढ़न भंग, उसका नाम था। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस किताब को लिखा था। इन्होंने कई सारे इन्हें पुरस्कार मिला, जैसे कि पद्म भूषण और वगैरह, ठीक है ना। इतना कम से कम आपको रखना है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो आइए सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जो अर्धनारीश्वर किताब है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि थे, तो इनके बारे में अलग से भी आपको हम बताएंगे। पहले ये जान लीजिए, आइए देखो यहां से चैप्टर की शुरुआत हो गई। उतना सिर्फ आपको पूरा चैप्टर का डिस्कशन था, और उस बेस पे अगर मैं यहां से कुछ भी ना पढ़ाऊं ना, कसम से कह रहा हूं, सिर्फ नोट्स आपको मिल जाए, आप खुद से पढ़ के समझ जाने वाले हो। लेकिन मेरा एक फर्ज बनता है कि एक बार कम से कम आपको हम दिखा दें क्या क्या चीजें हैं। तो आइए, आप लिखोगे कैसे उस कला को समझो। प्रस्तुत निबंध मतलब दिया गया निबंध। नारीश्वर की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है। क्या इसमें कोई डाउट है? ये आपको आएगा क्वेश्चन, हर साल आता है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो एक प्रेरक निबंध है। यहां से फिर एक ऑब्जेक्टिव बना। सोचते चलिए कि कहां कहां से सॉल्यूशन निकल रहा है, तब जाके आप बहुत टैलेंट और बहुत गजब का परफॉर्मेंस देके आइएगा एग्जाम में। यह एक प्रेरक निबंध है। आप क्या आता है एक क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार की कहानी है? तो निबंध, निबंध है। यह कहानी का कौन सा प्रकार है? निबंध है। या किस प्रकार की रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो निबंध है। चलिए, बहरहाल जब मैंने ये कहा कि ये कहानी अर्धनारीश्वर जैसी किताब किसने लिखी है? चैप्टर बोलो, रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा सा तफसीली जायजा हम ले लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर यानी श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के, ध्यान रखना यहां से और ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाला है, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव। देखिए यहां पे जिला भी बता दिया गया, राज्य भी बता दिया गया, और गांव का नाम भी मैंने बता दिया। एक ही सेंटेंस में आपको 3 क्वेश्चन प्लस चौथा क्वेश्चन। 1908 में जन्म हुआ था, यानी एक लाइन में सिर्फ आपको 4 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है। सोचो, इसीलिए इतना टाइम लगता है नोट्स को हमें डिजाइन करने में। एक एक वर्ड सोच समझ के लिखते हैं, ताकि कम चीज में बहुत सारी चीजें समझ जाए। आरंभिक शिक्षा कहां हुई? गांव में हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज से बीए उन्होंने किया। दिनकर जी एक महान कवि, सबसे ऑब्जेक्टिव बंदा, मैं क्या बताऊं, आप जान ही रहे हो। दिनकर जी एक महान कवि गुजरे हैं अपने दौर के, यानी मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने राष्ट्र कवि से संबोधित किया गया। तो जिस वक्त में श्री रामधारी सिंह दिनकर हयात से थे, उस वक्त में इस दर्जा के कोई दूसरे कवि नहीं थे। ये आप याद रखिएगा। राष्ट्र कवि कहने का मतलब राष्ट्र
का कवि, यानी पूरे राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ उन्हें माना गया। तो दिनकर ये एक महान कवि गुजरे हैं अपने दौर में, जिन्होंने अनेक कविताएं राष्ट्र पर लिखी है। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्र कवि से भी संबोधित किया जाता है। आगे, दिनकर जी की लगभग 11 काव्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 11 काव्य रचनाएं। उर्वशी काव्य रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस चीज के लिए मिला? तो ध्यान रखना, उर्वशी एक उन्होंने लिखा था राइटिंग्स, उस राइटिंग्स पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे पद्म भूषण, है ना जी। हमारी किताब दिगंत, किताब का नाम क्या है हमारे? दिगंत में रामधारी सिंह दिनकर का निबंध अर्धनारीश्वर दिया गया है, जिससे उन्होंने पुरुष और स्त्री के समान गुणों की विवेचना की है। अब समान गुणों की विवेचना कैसे की है? बिल्कुल फ्लो चार्ट के रूप में आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक के बाद एक हेडिंग एकदम इसीलिए आ रहा है कि उसके आने का जरूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि अर्धनारीश्वर में पुरुष और स्त्री में समानता के भाव को प्रकट किया गया। कैसे किया गया, क्या किया गया, अब वो देखना हमारा अहम है। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ा सांस ले लीजिए, गहरी गहरी सांसें। उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। आपको फटाफट हम ये बता दें कि इन दिस चैप्टर विल बी लर्न इन दिस टॉपिक। फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा पृष्ठभूमि के बारे में। आखिर उस वक्त का क्या मंजर था निबंध की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि किसकी? निबंध का। इसको भी आप कहीं पे लिख लें तो बेहतर होगा, ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ये समझने के लिए मेन है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा विषय वस्तु के बारे में। क्या बताऊंगा? विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु का मतलब क्या होता है? ये किस टॉपिक पर लिखा गया है, ठीक है ना। तीसरा आपको होगा संपूर्ण व्याख्या। क्या बताऊंगा? संपूर्ण व्याख्या। और संपूर्ण व्याख्या में बहुत सारी चीजें आपको आ जाने वाली है, बहुत सारी चीजें आ जाने वाली हैं। तो ओवरऑल यही चीजें हमें पढ़नी है पूरे चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले पृष्ठभूमि बता देते हैं, दैट मीन बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर।